क्या होती है ये नेचुरोपैथी? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो सबसे प्राचीन पद्धति है। इसको हम एक सिस्टम ऑफ हीलिंग कहेंगे। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चीज़ें सभी सेम हैं, इनका नाम अलग अलग कर दिया गया है। किन किन बीमारियों के लिए नेचुरोपैथी जो है कारगर सिद्ध हुई है? कोई भी बीमारी जो आपके लाइफस्टाइल से आई है, नेचुरोपैथी हर चीज़ को ठीक करने में सक्षम है। मोटापे के लिए कितनी कारगर है? अगर हम अपने जीवन में अपने खाने का समय फिक्स कर लें, कोई भी हमारा वजन नहीं बढ़ा सकता। तो ये नेचुरोपैथी हमारे डिप्रेशन में कारगर साबित रहती है। डिप्रेशन का बहुत ही अच्छा इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा में। फास्टिंग को नेचुरोपैथी में क्यों इम्पोर्टेंस देंगे? प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी बीमारी को दूर करने का पहला इलाज फास्टिंग है। और जल चिकित्सा कैसे काम करती है? लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, तो नींद को बढ़ाने के लिए ताकि वो एनर्जेटिक रहें, इसके लिए क्या प्राकृतिक चिकित्सा कितना सहयोग देती है? प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा जड़ पे काम करती है। हेलो वीवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई सारी दिक्कतों का सामना करते हैं अपनी हेल्थ को लेके। अपनी हेल्थ को लेके हम बहुत अवेयर होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी डेली रूटीन की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो किस तरह से डेली रूटीन के साथ हम अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, जिनका अपना एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है जो समशुद्धि नेचुरोपैथी सेंटर एंड पंचकर्मा सेंटर। यहाँ पे ये लोगों को जीने का सही तरीका बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव करते हुए अपनी हेल्थ के ऊपर एक परफेक्ट हेल्थ कैसे पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, डॉक्टर शालू गुप्ता। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ मैम। देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स हैं आजकल। मेडिकल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। एलोपैथी सुनी है सबने, होम्योपैथिक सबने सुनी है, आयुर्वेद सुना है। नेचुरोपैथी को लेके अभी मुझे जितना मैं भी जानती हूँ, जब मैं भी फर्स्ट टाइम जुड़ी तो मेरे लिए भी ये एक नया कंसेप्ट था कि नेचुरोपैथी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या होती है ये नेचुरोपैथी? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो सबसे प्राचीन पद्धति है। इसको हम एक सिस्टम ऑफ हीलिंग कहेंगे। ये एक जीवन जीने की कला है। हमें प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए करनी है कि हम बीमार ही ना हो। तो एक सही जीवन शैली को हम कहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा है। अब शरीर हमारा पंच महाभूत से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। तो यदि ये पांचों तत्व हमारे शरीर में पूर्ण नहीं है या किसी भी कारण ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग चिकित्सा के थ्रू इन्हें बैलेंस करते हैं। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चीज़ें सभी सेम हैं, इनका नाम अलग अलग कर दिया गया है। आयुर्वेद में हमने पेशेंट को ठीक करना है जड़ी बूटियों को देकर। इसका अर्थ यही है कि हम प्राकृतिक चीज़ों का सहारा लेकर पेशेंट को ठीक करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में भी यही किया जाता है, लेकिन शायद ड्यू टू अलग अलग जो हमारी बॉडीज़ हैं, उन्होंने इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया है। तो जो आयुर्वेद इलाज करते हैं वो बहुत ज़्यादा भस्म पर, जड़ी बूटियों पर, इन सब पर उनका ध्यान रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम केवल हमारा जो पहला चीज़ है वो यही है कि भोजन ही औषधि है, फूड इज़ द मेडिसिन। तो हमारा पर्पस ये रहता है कि हम पेशेंट को जीवन जीने का तरीका सिखाएं, उसके लाइफस्टाइल चेंजेस करके। प्लस प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सी ऐसी थेरेपीज़ हैं, जैसे मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, जिसमें हम बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से शरीर में हर ऑर्गन की वर्क एफिशिएंसी को बेटर करते हैं, जिससे बॉडी की वाइटल फोर्स बेटर होती है। इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होगी और आप बीमार ही नहीं होंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद हैं तो एक ही चीज़ें, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज़ जो हमारे देश में बनी हैं, इनको बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया गया है। ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन बनाने वाले ने बना दिया है कि प्राकृतिक चिकित्सा अलग है, आयुर्वेद अलग है। ऐसा नहीं है। आपने अभी जैसे कहा कि फूड इज मेडिसिन, तो इसके अंदर मेन रोल नेचुरोपैथी के अंदर हमारे फूड का ही होता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड का ही रोल है। प्राकृतिक चिकित्सा देखिए किन 3 चीज़ों पर बेसिकली निर्भर है: शरीर शोधन, आहार शोधन और विचार शोधन। यदि हम पतंजलि योग की बात करें तो ये है कि यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो अष्टांग योग है यही प्राकृतिक चिकित्सा है कि पहले हमें अपने शरीर को शोधन करना है, अपने हर ऑर्गन की धुलाई करनी है और अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हमारे कान हैं, हमारी स्किन है, यूरिनल जो हैं हमारे, वहाँ से हमारे मल निकलने के रास्ते जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे तो हमारे शरीर में जो भी गंदगी जमा होगी वो शरीर में ही रह जाएगी। तो प्राकृतिक चिकित्सा का पहला पड़ाव है शरीर शुद्धि, दूसरा पड़ाव है आहार शुद्धि जिसे हम डाइट काउंसलिंग बोलते हैं या डाइट क्लीनिंग बोलते हैं, और तीसरा पड़ाव है विचार शुद्धि इसलिए कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा इज द ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो जब आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग स्वस्थ है, तो अल्टीमेटली आप मेडिटेशन और समाधि की तरफ जाएंगे तो वो आपको एक पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा। क्या इस टेक्निक एलोपैथी का सब्स्टिट्यूट माना जा सकता है? देखिए, सब्स्टिट्यूट हम नहीं कहेंगे। एलोपैथी की अपनी जगह है, प्राकृतिक चिकित्सा की अपनी जगह है। प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए की जाती है कि हम बीमार ही ना हो, हमें अपने शरीर को इतने अच्छे से अपना ध्यान रखना है कि हम बीमार ही ना हो। लेकिन अगर हम किसी कारणवश बीमार हो गए तो भी प्राकृतिक चिकित्सा हमें रिवाइव कर लेती है। बट बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं या एक्सीडेंट केसेस हैं या इमरजेंसी केसेस हैं, वो एलोपैथी ही हैंडल कर पाती है क्योंकि उस वक्त बहुत ही इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए और इंस्टेंट केयर चाहिए। तो एलोपैथी और नेचुरोपैथी एक दूसरे का सपोर्ट है, ये एक दूसरे का ऑल्टरनेट नहीं है, दे आर सपोर्ट। तो पहला हम नेचुरोपैथी करें कि हम बीमार ही ना हो, लेकिन यदि हम बीमार हो गए हैं या कोई बहुत इमरजेंसी केस है तो हम एलोपैथी का सहारा लें, नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा किसी भी बीमारी को रिवाइव भी कर सकती है। नेचुरोपैथी एक स्लो प्रोसीजर है लेकिन बहुत ही उम्दा टेक्निक है अपने आप को स्वस्थ रखने की। हाँ जी, मतलब ये कह सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे मुझे डायबिटीज 20 साल से है, तो वो दवाइयाँ खाते हैं और यदि उनका जीवन 20 साल है तो वो तब भी दवाई खाएंगे। तो एक डायबिटिक पेशेंट ने अगर 40 साल दवा खानी है, इसका मतलब एलोपैथी ने उसको खत्म नहीं किया। एलोपैथी उसको 40 साल तक एक डायबिटीज का पेशेंट बनाकर रखे हुए है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है कि यदि अगर आप डायबिटिक हैं और आप प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं तो आप 2 से 4 महीने में अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं और रिवाइव भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो प्राकृतिक चिकित्सक आपको 6 महीने के अंदर अंदर डायबिटीज़ का टैग आपके ऊपर से हटा देगा। दैट इज़ व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ नेचुरोपैथी। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि नेचुरोपैथी के माध्यम से डायबिटिक रिवर्सल हो सकती है। नहीं तो कोई भी जो मेडिकल टेक्निक है, कोई इस चीज़ को नहीं कहते कि डायबिटिक रिवर्सल हो पाएगा। नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा में हमेशा कोई भी बीमारी है वो हमेशा ठीक हो सकती है यदि हम सही रूप से अपनी जीवन शैली को बदल लें। किन किन बीमारियों के लिए नेचुरोपैथी जो है कारगर सिद्ध हुई है? देखिए, जो भी वैसे तो हमारे शरीर में जो भी तकलीफ आती है उसका पहला कारण यही है कि वो हमारी जीवन शैली खराब होने की वजह से आती है। बट फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हेरिडिटरी आ जाती हैं। बहुत सी बीमारियां हैं कि अगर कोई बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कहीं से कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसने बॉडी में एकदम से बहुत ज़्यादा विजन लॉस कर दिया, कुछ और प्रॉब्लम कर दी, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई भी बीमारी जो आपके लाइफस्टाइल से आई है, नेचुरोपैथी हर चीज़ को ठीक करने में सक्षम है। हर चीज में? हाँ, छोटी से छोटी बीमारी। देखिए, पेट हर रोग की जननी है। पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लोग पूरा जीवन मेडिसिन खाते रहते हैं। पैंटोसिड, पैन-डी, ये ऐसी दवाइयां हैं जो लोग अक्सर रोज सुबह खाते हैं और काम पे चलते हैं कि हमें एसिड ना बने। लोगों का फंडामेंटल ये है कि दवा खाओ और सब खाओ। हमारा फंडामेंटल ये है कि आप दवा मत खाइए, परहेज कीजिए, लाइफस्टाइल ठीक कीजिए और स्वस्थ रहिए। नेचुरोपैथी का फंडा ये है कि दवाओं को दूर रखो और अच्छा फूड लो, अच्छा जीवन शैली लो। इस पद्धति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी भी अच्छे से बढ़ा सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर बहुत आते हैं। एक्चुअली देखिए, लोग जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा लोगों को टारगेट करती हैं, उन्हें
जो ट्रेंड नजर आता है वो बेचती हैं और लोग खरीदते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हर इंसान को एक चेंज चाहिए होता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स नाम ऐसा है कि लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो जाएगी। जो बड़े बूढ़े लोग घर में हैं तो लोग उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर्स खिला देते हैं कि शायद इनकी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी। इम्यूनिटी बूस्टर्स प्रकृति ने हमें बहुत दिए हैं। यदि आप अश्वगंधा की बात करें, यदि आप अर्जुन की छाल की बात करें, यदि आप शिलाजीत की बात करें, आप गोखरू की बात करें, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। और सबसे ज़्यादा तो प्राकृतिक भोजन। हम प्राकृतिक भोजन को छोड़कर एक आर्टिफिशियल फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। हमारा बाहर से भोजन बहुत ज़्यादा होने लगा है। ज़ोमैटो, स्विगी ने बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो अपने हाथ से बना भोजन है या जो प्रकृति ने जिस रूप में दिया, हमें वो भोजन उसी रूप में सबसे ज़्यादा खाना है। तो हमें अपनी डाइट में जितना ज़्यादा हम फल और सलाद को ऐड ऑन करेंगे, हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। हमें किसी भी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑलरेडी अगर किसी बच्चे की, किसी बड़े की अगर इम्यूनिटी जो है वीक है, पता है, तो अभी एकदम से शुरुआत में वो चीज़ें नहीं कर पाता कि मुझे बैलेंस डाइट लेनी है, तो इम्यूनिटी बूस्टर के जैसे भी आपने कहा कि शिलाजीत है, अश्वगंधा है, तो वो किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं शुरुआत में? वो देखिए, उन्हें किसी ना किसी एक प्राकृतिक चिकित्सक से मिलें वो, और उनसे जाकर पूछे उन्हें क्या बीमारी है। वो जो भी तकलीफ होगी, प्राकृतिक चिकित्सक उसको बीमारी के अकॉर्डिंग एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर सजेस्ट कर देंगे। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। एक अजवाइन भी अगर हम कहें तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी किसी ना किसी तरह, लेकिन हमें हमारी राइट अप्रोच होनी चाहिए। इसलिए बहुत से लोग जो घर में ही चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्राकृतिक चीज़ें आप कुछ भी खाइए, आपको नुकसान नहीं देंगी। नुकसान देंगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको लूज मोशन हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। परंतु यदि आपने एलोपैथी मेडिसिन शुरू कर दी बिना किसी के सुपरविजन में, तो आपके शरीर में कुछ भी नुकसान कर सकती है। इसलिए यदि आपको कोई भी तकलीफ है, इम्यूनिटी को बेटर करना है, तो आप किसी प्राकृतिक चिकित्सक से मिलिए। वो आपको सही सलाह देंगे कि किस बीमारी में आपको क्या लेना चाहिए, और आप उसको स्टार्ट कीजिए, तुरंत ही आपको फर्क दिखेगा। जैसे आजकल आप तो जानते हैं, क्योंकि मैंने एक मोटापे का शिकार रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे प्रोसेस फॉलो किए थे, और उसमें होता था कभी आप जीरा पानी मॉर्निंग में लीजिए, कभी आप जीरा वाटर, कभी अजवाइन वाटर। तो ये सब आपकी मॉर्निंग में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होते हैं। देखिए, शरीर में एक जो पाचन तंत्र है हमारा ना, जो हमारा डाइजेशन है, वो एक मशीन की तरह है। हमारी बॉडी में वो मशीनरी रोज चल रही है। हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बार बार खाते हैं तो मशीन बार बार चलती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पिछला फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, हम दोबारा खा लेते हैं और वो फिर डाइजेशन की तरफ जाता है। तो जो हम आपको ये प्राकृतिक चीज़ें देते हैं, कभी आप जीरा पानी ले लीजिए, कभी सौंफ ले लीजिए, वो भी हम देते हैं पेशेंट टू पेशेंट कि किसको क्या देना है। जीरा आपके डाइजेशन को बेटर करेगा, सौंफ आपके डाइजेशन को बेटर करेगी। कुछ लोगों को हम धनिया पिलाते हैं, थायराइड में वो बहुत हेल्प करता है। कुछ लोगों को हम लहसुन खिलाते हैं क्योंकि वो बॉडी पेन्स में बहुत फ़ायदा करता है। तो अल्टीमेटली हमारे जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर हम अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दूर करती हैं। और अल्टीमेटली जब आपके शरीर बीमारियों से ग्रस्त नहीं होगा तो बॉडी की इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी। मोटापे के लिए कितनी कारगर है? मोटापे के लिए देखिए, वज़न बढ़ना, जैसे आप खुद ही जानती हैं कि आपका कितना ज़्यादा वज़न था और आप कितनी परेशान थी, और हमने क्या कराया। हमने आपको मिट्टी का लेप कराया, स्टीम बाथ दिया, मिट्टी के गड्ढों में दबाया, मसाजेस दिया आपको हमने, जिससे बॉडी टेंडरनेस खत्म हो गई, बॉडी का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो गया। और बॉडी ने जैसे जैसे थ्रू स्टीम, थ्रू पर्स बॉडी से पसीना निकला तो बॉडी का वेट लॉस हो गया। अल्टीमेटली डाइट आपने फॉलो की। डाइट में भी देखिए, मेजर लॉजिक क्या होता है, अगर हम आइडल उसकी बात करें तो जो भी प्राकृतिक भोजन है वो हमारे आहार का 60% हिस्सा होना चाहिए। आइडली तो वो 80% होना चाहिए, और जो हम खाना बनाकर पकाकर खाते हैं वो 20% होना चाहिए। लेकिन 80% कच्चा खाना सारा दिन आजकल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आइडल डाइट है, हम आइडल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं। तो एज अ सजेशन मैं कहूँगी कि आप 50% अगर रॉ डाइट खा रहे हैं और 50% पका हुआ खा रहे हैं, आप किसी भी डाइटिशियन के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
लोग क्या करते हैं, कभी एक डाइटिशियन बदलते हैं, फिर दूसरा बदलते हैं, फिर तीसरा बदलते हैं। सिर्फ डाइटिशियन आपको ये पकड़ता है कि उसका तरीका क्या है, वो आपको एक टाइमिंग्स देगा। डाइटिशियन का काम भी क्या है, वो आपको फिक्स टाइम पर खाने को कहेगा, राइट। अगर हम अपने जीवन में अपने खाने का समय फिक्स कर लें और अपनी ये फिक्स कर लें कि हमें 50% कच्चा खाना है, 50% पक्का खाना है। तीसरी चीज़ है, हम मेल और बेमेल भोजन का ध्यान रखें, तो हमें कोई भी हमारा वजन नहीं बढ़ा सकता। ये एक 100% आपने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली? मेल और बेमेल भोजन। अच्छा, मेल और बेमेल फूड कॉम्बिनेशन। हम चाय के ऊपर पानी पी रहे हैं, लस्सी के साथ हम कड़ी खा रहे हैं, खाने के साथ हम फल खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेमेल भोजन है। अब आप किसी पार्टी में गए, आपने पहले फ्रूट खा लिया, फिर आपने कॉफ़ी पी ली, फिर आपने दही भल्ला खा लिया, तो वो पेट में जाकर एक रायता ही बनेगा जिसका कोई फायदा नहीं है। मेल भोजन और बेमेल भोजन का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक चिकित्सा में, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। यस, फूड कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वर्क एट नेचुरोपैथी के अंदर। Yes. नेचुरोपैथी, यस। ये नेचुरोपैथी हमारे डिप्रेशन में कारगर साबित रहती है। हाँ जी, देखिए डिप्रेशन कब होगा, जब हम किसी भी परिस्थिति से ऊपर नहीं उठ पाएंगे अपने आप, नंबर 1। नंबर 2, डिप्रेशन तब भी हो जाता है जब हम किसी भी बीमारी को हटाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं और वो दवाइयाँ हमारे शरीर में जाकर बहुत गर्मी कर रही हैं या हमारे शरीर में और बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा कर रही हैं, तो इंसान को ये लगता है कि मैं बुझा बुझा सा जीवन हो जाता है, उसको लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने अभी आपको डायबिटीज़ का एग्जाम्पल दिया कि आपको डायबिटीज़ हुई और आप 20 साल से 25 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं मानसिक तौर से बीमार हूँ, मैं 20 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, वो भी आपको डिप्रेस कर देती हैं। तो डिप्रेशन का बहुत ही अच्छा इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा में, जो हाइड्रोथेरेपी है वो बहुत अच्छा काम करती है डिप्रेशन के पेशेंट्स पे। डिप्रेशन में हमने आपको बॉडी वाइज तो बेटर करना ही होता है, बट मेंटली आपको अपलिफ्ट करना होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, प्लस बहुत सारी प्राकृतिक औषधियाँ ऐसी हैं जो आपको मेंटली अपलिफ्ट होने में आपको मदद करेंगी। आपने बात की पंचतत्व की चिकित्सा है ये, जिसमें जल, वायु, अग्नि और चीज़ें शामिल हैं, तो किस तरह से इनके माध्यम से ट्रीटमेंट्स होते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पंचतत्व मेन आधार है प्राकृतिक चिकित्सा का, तो जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी हैं वहाँ थेरेपीज़ में होता क्या है, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा में योग प्राणायाम जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, और वायु चिकित्सा में ही मसाज भी आती है जो आपके शरीर में वायु तत्व को पूर्ण करती है। अच्छा, अनीमा, बस्ती, ये जो चीज़ें होती हैं, बस्ती वो आपकी कोलोन क्लिनजिंग करती है। फिर हाइड्रोथेरेपी जो जल चिकित्सा है, उसमें हम आपको बहुत बड़े बड़े टब्स में बैठाते हैं या आपको स्टीम बाथ देते हैं। तो जब ये शरीर प्रकृति के तत्वों के साथ टच में होता है तो आप मेंटली भी अपलिफ्ट होते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, सब कुछ इम्प्रूव होगा जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में जहाँ से चला वहाँ से पूरी बॉडी तक में कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी, तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं रख सकता। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जब हम आपको ये सारे थेरेपीज़ देते हैं विद अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, तो आपके शरीर में से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो गंदगी को बाहर निकालते हैं और आपका वेट लॉस तो अल्टीमेटली होगा ही होगा। जो भी प्राकृतिक चिकित्सा करेगा उसका वेट लॉस होगा ही होगा। अब कुछ लोग हैं जो बहुत ही कमज़ोर पेशेंट हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा करने से डरते हैं कई बार कि हमारा वज़न कम ना हो जाए, लेकिन हमें ये समझना है कि आपकी जो पेशेंट जिस भी बीमारी का है, चिकित्सक उसको देखकर ही इलाज देगा और अकॉर्डिंगली वो ठीक होगा। आपने इतने सालों में, जैसे आपका खुद का सेंटर है समशुद्धि नेचुरोपैथी एंड पंचतत्व कर्मा सेंटर है, तो आपने कितना देखा है कि लोग जब नेचुरोपैथी की तरफ आते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, कहीं से जैसे पता चला गए, वो पेशेंसली पूरा टाइम दे पाते हैं? कितने % लोग होते हैं कि जो बिल्कुल पेशेंस के साथ वहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और बेनिफिट ले पा रहे हैं? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एलोपैथी डॉक्टर्स नमस्ते कर देते हैं कि अब आपका इलाज हमारे पास नहीं है। ओके। तो वो हमारे पास इतनी मोटी मोटी फाइल्स लेकर आते हैं कि जी अब तो सबने मना कर दिया है, तो अब हम कहाँ जाएं।
एक बार तो एक पेशेंट ऐसी आई थी, उसने कहा जी मुझे तो अब डॉक्टर ने कहा अब तुम बस जितने सालों जिंदा हो, नहीं तो गई। तो वो हमारे पास आई कि जी मैंने तो मरना ही है, अब तो आप अपना चिकित्सा कर दो कि शायद मैं जी जाऊं। तो वो भी हमारे पास आई, तो वो भी अब उसको 10-12 साल तो हो गए हैं कि वो आराम से अपनी जीवन जी रही है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो दवा खाकर इतने परेशान हैं कि वो प्राकृतिक चिकित्सा करने आते हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके घर में जिनके पेरेंट्स ने प्राकृतिक चिकित्सा ली, तो उन्हें ये विश्वास है कि हमें एलोपैथी की तरफ जाना ही नहीं है जब एलोपैथी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि बहुत इमरजेंसी केसेस में हम एलोपैथी को अप्रोच करें। हम सिर्फ पेट में दर्द है तो एलोपैथी डॉक्टर के पास पहुंच गए, छींक लगी तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, हमारे खारिश है तो हम एलोपैथी डॉक्टर के पास पहुंच गए। उसके लिए हमें एलोपैथी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लोग हमारे पास आते हैं। अब जब लोग आते हैं, बहुत नेचुरोपैथी में सबसे बड़ी बात है कि हम पेशेंट के साथ खड़े हैं, हम पेशेंट को छोड़ते नहीं हैं, हम उसके साथ खड़े हैं उसको ये विश्वास दिलाने के लिए कि आप ज़रूर ठीक होगे। कॉन्टिन्यूस हम काउंसलिंग करते हैं। तो भी प्राकृतिक चिकित्सा में जब लोग ज्वाइन करते हैं 3, 4, 5 दिन बाद उन्हें विश्वास आने लगता है। 100 में से 1000 में से 5-6 लोग तो ऐसे हैं जो भाग जाते हैं, जो नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी एसी रूम में बैठाकर शायद इंजेक्शन लगाकर उन्हें इलाज लेना ज़्यादा पसंद है। लेकिन 95% लोग अच्छे से ट्रीटमेंट ले लेते हैं और पेशेंटली फिर उसे फॉलो करते हैं। वो नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बिल्कुल, समझना, क्योंकि जब आप प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करते हैं ना, तो अंदर से ही आपको एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये सही रास्ता है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। तो आपने बताया कि कई बार पेशेंट क्योंकि हार चुके हैं तब आते हैं, जबकि अगर हम शुरुआत से इसमें इन्वॉल्व हों तो हमें उस लेवल तक पहुंचने की ज़रूरत ना पड़े। यही प्राकृतिक चिकित्सा का दुर्भाग्य है कि लोग बीमार होने के बाद, सब जगह से हारने के बाद 90% हमारे पास आते हैं, फिर भी उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप सभी लोग ये समझिए कि अगर आप पहले ही प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। एज अ प्रैक्टिस, अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो भी तो उसको सर्विस पे भेजते हैं ना, गाड़ी खराब हो या ना हो। तो मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप बीमार हैं या नहीं हैं, जैसे बच्चे स्विमिंग ज्वाइन करते हैं, कोई एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं, आप लोग खुद भी हर 3 महीने में एक 10 दिन के लिए डिटॉक्स कराइए अपना। प्राकृतिक चिकित्सक केंद्र जाइए, अपनी थेरेपीज कराइए और बॉडी क्लीनिंग कीजिए। इससे बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होगी और आपको जो मौसम बदलने में, तब्दीली में जो रोग आते हैं, कोई भी आपके पास से गुजर गया और आपको लगा इसको जुकाम था तो मुझे भी होगा, ये आपको कभी भी नहीं होगा। आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो नेचुरोपैथी में इतना दम है कि बहुत दम है। हाँ जी, नेचुरोपैथी इज अ साइंस, प्योर साइंस, और बहुत प्राचीन चिकित्सा है। तो सबसे प्राचीन में नेचुरोपैथी पहले शुरुआत हुई है कि आयुर्वेद का शुरुआत पहले हुआ है? देखिए, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे मैंने कहा ना, ये कभी अलग थे ही नहीं, ये दोनों एक ही हैं। प्राकृतिक चिकित्सा भी नेचुरल है, आयुर्वेद भी नेचुरल है, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो पहले, अब आप देखिए, जो राजा महाराजा के ज़माने में भी कभी राजा बीमार हो जाते थे तो उन्हें जड़ी बूटियाँ वो करके पिलाई जाती थी। आजकल जड़ी बूटियाँ कह दिया जी आयुर्वेद है। पहले कोई बीमार हो जाता था तो उसके अगर कोई घाव हुआ तो वहाँ लेप लगाया जाता था, वो प्राकृतिक चिकित्सा है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, जिसे अब 2 डिविजन्स में बांट दिया गया है। फास्टिंग को नेचुरोपैथी में क्यों इम्पोर्टेंस दी गई है? देखिए, फास्टिंग जो है प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी बीमारी को दूर करने का पहला इलाज फास्टिंग है। उपवास इतनी ज़्यादा कारगर एक टेक्निक है जो शरीर में, देखिए उपवास क्यों रखा जाता है, हमारे पूर्वजों ने हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ पर कुछ उपवास रख दिया और उसको प्रभु से जोड़ दिया ताकि लोग भगवान के नाम पर ना खाएं और एक उनके मन में डर रहे। अगर आपने किसी भी त्योहार पे फास्ट रखा है, पहले ये था कि इंसान रोज खाता था, तो एक दिन हमने उपवास का रख दिया कि एक दिन उसके पाचन तंत्र को आराम मिल जाएगा, इसलिए उसे नहीं खाना। अब यदि आपको कोई बीमारी है और आप मेरे पास आए हो तो आपको प्राकृतिक चिकित्सक हमेशा पहली सलाह देगा आपको उपवास रखना इसलिए ज़रूरी है कि मेरा शरीर पहले ही बीमार है, मेरे शरीर में बहुत टॉक्सिसिटी है। तो अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक मशीन है,
आप जो खाएंगे चलता रहेगा। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के पास भोजन पचाने का काम नहीं है तो वो हमारे शरीर में जमा गंदगी पे काम करेगा और उसको शरीर से निकालेगा। तो उपवास में हमेशा शरीर में से गंदगी निकलती है और उपवास में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं ताकि वो बाहर का काम ना करके घर का काम करे। इसको ऐसे समझिए कि घर में एक नौकरानी है जिसको घर का काम करना है। अगर घर में बहुत सारा काम है तो वो वही काम समेटती रहेगी, लेकिन अगर घर में कोई काम नहीं है तो वो खाली बैठकर दीवारें साफ करना, कुछ और करना, वो ऐसे घर की सफाई करेगी। यही हमारे पाचन तंत्र का काम है। इसलिए उपवास सबसे पूर्ण स्थिति है। फिर उपवास रखने से शरीर हल्का होता है, शरीर से टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है। इसलिए उपवास बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये तो हो गया कि चलो हमने फास्ट रखा, वंस इन अ वीक रख लिया, या जो भी किसने अपना रेजोल्यूशन बनाया उसके अकॉर्डिंग रख लिया। लेकिन आजकल के ट्रेंड में जब आप कहीं पे भी जाते हैं, डाइट के लिए सब कुछ करते हैं, तो कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद कुछ खाइए। लंबे डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है लंबे गैप्स मत दीजिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें भी हमने ना कुछ चीज़ें गलत समझ ली। जो ये कहा जाता है कि हर 2 घंटे बाद कुछ खाइए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह पराठा खा लिया 8-7 बजे और आपने 9 बजे फिर से खाना खा लिया, फिर अपने 11 बजे फिर से खाना खा लिया, फिर आपने 2 बजे फिर से खाना खा लिया। इसका मतलब ये नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में हमेशा भोजन जो होता है वो बहुत हल्का दिया जाता है। अगर आपने सुबह नाश्ते में एक स्प्राउट्स खाए हैं या आपने थोड़ा सा उपमा खाया है, प्राकृतिक चिकित्सा का सीधा सीधा अर्थ है कि आप अपनी थाली को ऑब्जर्व कीजिए कि आपको ठूस कर नहीं खाना, अपनी भूख से हमेशा 20% कम खाना है। तो यदि आपने नाश्ते में बहुत हल्का भोजन लिया है जो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुकूल है, तो भोजन बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको 2 से ढाई घंटे, जो हमारा वेजिटेरियन फूड डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो 2 से ढाई घंटे का शरीर को फिर कुछ मांग होती है कि वो खाए। तो जो वो मांग है वो आप नारियल पानी की फॉर्म में, नींबू पानी की फॉर्म में, थोड़ा सा मखाना खाकर या थोड़ा फल खाकर पूरा करें। पर हमने इसको क्या समझ लिया कि 2 घंटे बाद भूख लगी है, चल चिप्स खा ले या चलो कुछ भी खा लो। हमने वो जो हम बात सही कही थी पर हमने उसको लिया गलत तरीके से। इसीलिए जब भी आप ऐसी बातें सुने तो किसी समझदार प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाकर अपना एक डाइट बनवा लें अपने काम के अकॉर्डिंग, कि आपका वर्क शेड्यूल क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसे फॉलो कीजिए। जैसे पहले के टाइम पे कहा जाता था कि एक बार खाना खाओ, पेट भर करके खाना खाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा था, या ये 2-2 घंटे का स्मॉल मील्स ज़्यादा अच्छे हैं, या ये 2-2 हैं ज़्यादा अच्छे हैं? या तीसरी आजकल मैं सुनती हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, इसकी विंडो होती है कि इतने टाइम तक होती है, तो थोड़ा तीनों को आप एक्सप्लेन करें। देखिए, खाना खाना जो एक बार खाना खाना है उसमें था कि 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। ये था उसका मतलब। 1 बार खाए योगी का मतलब है जो लोग पहले लोग थे ना, उसमें ये था कि 1 बार वो भरपेट भोजन खाते थे और बाकी पूरा टाइम वो प्राकृतिक भोजन खाते थे। मतलब या तो फल ले लिया, या सलाद ले लिया, या नींबू पानी ले लिया, या नारियल पानी ले लिया। 1 बार भोजन करने का मतलब ये नहीं था कि वो उन्होंने सिर्फ 1 बार खाया और वो पूरा दिन उपवास पे हैं, नहीं। 1 बार था कि वो 1 बार कुक्ड मील लेना है हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें बदलनी शुरू कर दी, तो उन्होंने 2 बार कुक्ड मील ले लिया। अब अगर आप जैनिज्म को देखिए तो वो 2 बार पका हुआ खाते हैं, 1 बार सुबह और 1 बार शाम में सूरज ढलने से पहले। अब आजकल क्या कॉन्सेप्ट है कि लोग 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं। पहले क्या था, लोगों का लाइफस्टाइल अलग था। लोग 10-11 बजे काम पर जाते थे, शाम को 7-8 बजे, मतलब जो 8-9 घंटे का काम है उनका वो फिक्स था, तो वो शाम में आकर अपना पूजा पाठ करके जो भी उन्होंने खाना है खा लिया। आजकल क्या है, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमें लगता है शायद वो 24 घंटे भी कम है। तो इंसान जितनी ज़्यादा देर जागेगा उतनी फिर उसको भूख भी लगेगी। तो फिर स्टार्ट हुआ वो 3 बार खाने का कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने 3 बार पका हुआ खाना शुरू किया। अब 3 बार पका हुआ खाने के बाद भी माइंड इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा बिजी है, तो बीच में भी भूख लगने लगी। तो कुछ लोगों ने ये पैक्ड और रेडीमेड फूड्स जब बनाए तो फिर ये मंचिंग शुरू हो गई। अब तो ऐसा है कि पेट को तो बना लिया कूड़ा, जो आने दे, जो खा रहे हो खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो।
अगर आप घर से पेट भर के निकले हैं और किसी ने आपको कुछ ऑफर कर दिया तो आप वो भी खा लोगे, आप मना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमारे पास तो ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें चाय पीने की आदत ही इसलिए पड़ी क्योंकि हमें किसी से मिलना होता है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ गलत है। पहले सेल्फ कंट्रोल था, अब सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से भी ये 3 बार खाने का कॉन्सेप्ट हो गया है। तो आप पोर्शन साइज कम कीजिए और आप हल्का भोजन लीजिए ताकि जब आप दूसरी मील लें तो पहले वाला भोजन डाइजेस्ट हो चुका हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वी नीड टू ऑब्जर्व आवर बॉडी। ज़रूरी नहीं है हर 2 घंटे बाद खाना। जब मन सोचे खाऊं या ना खाऊं तो हमेशा सोचे ना खाऊं, क्योंकि मन को सोचना पड़ रहा है। अगर इसे भूख लगेगी तो ये सोचेगा नहीं, ये भोजन खाएगा, वो चीज़ है। एक कंसेप्ट आता है कि सूरज के ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, वो क्यों रहता है? हाँ, मैं आपका पिछले में इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी बता देती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नया वर्ड नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो पहले भी थी। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि लोग सूरज ढलने से पहले खा लेते थे, तो अगर यदि सूरज 7 बजे ढलेगा तो लोग 6:30 बजे खा लेते थे। फिर लोग अगले दिन सूरज उगने के बाद खाते थे, तो वो 12 घंटे की फास्टिंग थी। वो तो ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आजकल वो नाम ऐसा दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग, लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है कि शायद ये कोई नया कॉन्सेप्ट है। यदि आप अपने घर में दादी या किसी और से बात करेंगे, उन्होंने तो हमेशा ही ऐसा जीवन जिया है। अब ये देखिए कि जब तक सूरज है तो अग्नि तत्व है। अग्नि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है। तो सूरज छिपने के बाद चंद्र आ जाता है। चंद्रमा हमेशा ठंडे से उसको रिलेट किया जाता है। तो ये कहा जाता था कि जब तक अग्नि तत्व है तब तक भोजन कीजिए ताकि भोजन को डाइजेस्ट होने में मदद रहे। अब अगर जब सूर्य तत्व चला गया और जब चंद्र तत्व आया तो वातावरण में ठंडक आ गई। तो जब जो भोजन आप खाएंगे वो उतनी अच्छी तरीके से कभी डाइजेस्ट नहीं होगा जो सूरज ढलने से पहले खाया भोजन डाइजेस्ट होगा। इसीलिए बीमारियां अब आने लगी हैं, कब्ज, गैस, और ये सब तो बड़ी कॉमन हो गई जो हर घर में है। क्योंकि हम रात को 9 बजे भी खाते हैं, रात के 2 बजे भी खाते हैं। हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, हम प्राकृतिक नियमों से नहीं चल रहे। हमने अपने नियम खुद बना लिए हैं। ये आपने हमको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया। क्योंकि अग्नि तत्व सूर्य है इसलिए कहा जाता है कि हाँ सूरज ढलने से के बाद खाना नहीं खाना। ये कोई वो नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। हर चीज के पीछे साइंस है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साइंस है। नहीं हाँ तो हम अभी तक सोचते हैं जैन धर्म में जैसे आपने बताया कि 2 ही मील चलते हैं, तो वही बात है, सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त से पहले पहले। ये प्योर साइंस है, इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है। जैन धर्म ने इसको एक्सेप्ट किया, तो मुझे लगता है कि हर धर्म एक्सेप्ट करे कि ये मील, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में हेल्थ सबसे फर्स्ट है। आपकी हेल्थ होगी तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर हेल्थ पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल, पहला सुख निरोगी काया। और जल चिकित्सा कैसे काम करती है? देखिए, जल चिकित्सा तो इतनी ज्यादा कारगर है कि यदि आपको कहीं घाव हो गया, अब आपने देखा है अगर यहाँ कट लग गया, आपने मुंह में डाला, वो बंद हो जाएगा। मुंह में क्या था? थूक था, लार थी। उसने इसको 2 मिनट में बंद कर दिया। जो जल चिकित्सा का इन्वेंशन था, अगर मैं 2 मिनट लूंगी, जल चिकित्सा का इन्वेंशन कैसे हुआ? एक जर्मनी में एक लड़का था, विंसेंट प्रेस्टीज। उसका मन नहीं लगता था स्कूल में। वो स्कूल जाता था, स्कूल से उसकी टीचर उसको निकाल देती थी, वो बाहर चला जाता था और एक नदी के किनारे बैठ जाता था। उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में। एक दिन वो गया और एक नदी के किनारे बैठ गया। उसने देखा एक हिरन आया जिसकी टांग ऐसे टूटी हुई थी, ऐसे लटक रही थी। वो आके उस नदी में बैठ गया। वो उस नदी में बैठा रहा। उसने कुछ करीबन टाइम नोट नहीं किया, आधा पौना घंटा वो बैठा रहा, फिर वो हिरन चला गया। अब अगले दिन भी उसको स्कूल से निकाल दिया गया विंसेंट को, तो वो फिर चला। कुदरती वो वहीं आकर बैठ गया और वही हिरन उसी वक्त आया और उसने उसको देखा। अब उसको कुछ इंटरेस्ट आने लगा। 30-40 दिन बाद क्या हुआ, जब उसने उस हिरन को देखा तो वो बिल्कुल सीधी टांग करके जा रहा था। तो आज भी उसको हम फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। तो उन्होंने इन्वेंट किया कि पानी कितना यूजफुल है। यदि आपके शरीर में कोई अंग टूट भी गया है और अगर आप पानी में उसको रोज 20 से 25 मिनट बैठते हैं तो वो अंग रेजुविनेट हो जाता है। इन द राइट वे अगर आप बैठेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा आपके शरीर में जल तत्व को भी पूर्ण करती है,
आपके ऑर्गन्स की वर्क एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगी और आपके शरीर में जितनी भी डिप्रेसिव स्टेट्स हैं, क्योंकि जब हम पानी में बैठते हैं, जब हमारे जेनिटल्स पानी में होते हैं, हमारे शरीर की गर्मी निकलती है, शरीर को ठंडक मिलती है और हम मेंटली बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड हो जाते हैं। तो आप जनरली देखोगे कि जो भी लोग प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिनसे आप मिलोगे, वो हमेशा मेंटली बहुत ज़्यादा आपको सादे और सॉफ्ट मिलेंगे, क्योंकि वो मानसिक तौर से बहुत ही सेटल्ड होते हैं, शांत होते हैं। हाँ जी। ये भी बात हमने की जल चिकित्सा के बारे में, वायु चिकित्सा के बारे में। अब थोड़ा सा मिट्टी चिकित्सा के बारे में। मिट्टी चिकित्सा देखिए, पहले तो अगर हम प्राचीन को ही इकट्ठा करें तो पहले तो लोग बर्तन भी मिट्टी से धोते थे, हाथ भी मिट्टी से धोते थे, पहले कोई साबुन नहीं थे। अगर हमने शौच जाकर हाथ भी मिट्टी से धोए, इसका मतलब मिट्टी में जहर को भी खींच लेने की ताकत है, मिट्टी इतनी शुद्ध है। तो मिट्टी चिकित्सा का अर्थ ही यही है कि मिट्टी हमारे शरीर से जहर को भी खींच लेती है, उसमें इतनी चुंबकीय ताकत होती है। फिर मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है और फास्फोरस है। तो मिट्टी में जो केमिकल्स हैं, अगर जो मिनरल्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जब हम मिट्टी का लेप शरीर को करते हैं तो शरीर में देखिए, स्किन हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है और लिवर हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है। जब हम शरीर पर मिट्टी का लेप करते हैं, मिट्टी जो है शरीर की गर्मी को खींच लेती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को रेजुवेनेट कर देती है। तो इससे अल्टीमेटली फैट लॉस भी होता है, वेट लॉस भी होता है। यदि आप मिट्टी की पट्टी माथे पर और पेडों पर रखी जाती, जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं वो भी जानते हैं मिट्टी पट्टी का बहुत महत्व है। तो जब मिट्टी पट्टी पेट पर रखी जाती है तो आप देखिए, बॉडी में सारे ऑर्गन्स तो यही हैं, बाकी तो हमारी बॉडी में वेन्स और कैपिलरीज चल रही हैं। तो जितने ऑर्गन्स जब यहाँ पर हैं, जब मिट्टी की पट्टी यहाँ रखी जाती है तो वो ऑर्गन्स से टॉक्सिसिटी को खींचती है और उसके बाद हम अनीमा भी देते हैं और टॉक्सिसिटी शरीर से बाहर निकल जाती है। तो मिट्टी शरीर को ठंडा रखती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, स्किन डिजीजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है और वेट लॉस में भी हेल्प करती है। नींद और एनर्जीज को बढ़ाने के लिए आजकल जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल खराब है, लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, तो नींद को बढ़ाने के लिए ताकि वो एनर्जेटिक रहें, इसके लिए क्या प्राकृतिक चिकित्सा कितना सहयोग देती है? देखो, नींद ना आने के बहुत सारे कारण हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा, या हम ठीक से नहीं खा रहे। बहुत सारे कारण हैं कि हमें कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, जैसा मैंने कहा ना, शरीर शुद्धि आहार शुद्धि, अगर आपका शरीर शोधन हुआ है और आप एक अच्छा भोजन खाते हैं तो आपको मानसिक तौर पर इतनी शक्ति मिलेगी कि आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो नींद बीमारी का जो नाम है इंसोम्निया, हमें उसके रूट कॉज पे जाना है। कोई भी बीमारी अपने आप नहीं आती, उसका एक रीज़न है। हम प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा जड़ पे काम करती है, तो हम आपकी जड़ पे काम करेंगे, नींद अपने आप आएगी। जब आप प्राकृतिक चिकित्सा लेना शुरू करते हैं तो नींद इतनी ज़्यादा आती है कि लोगों के घर वाले लोग हमें ये कंप्लेन करते हैं कि जी काम कैसे करें, नींद बहुत बढ़ गई है। दूसरी चीज़ है, यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा नहीं भी ले सकते हैं तो आप अपनी पहली बात तो भोजन को नेचुरल कीजिए। दूसरी चीज़ है, तलवों पर घिया को रगड़िए या हल्का सा तेल अपने तलवों पर रोज़ लगाइए। तलवों पे घिया? हाँ, घिया को रगड़ते हैं, बहुत कॉमन प्रोसेस है नेचुरोपैथी में ये। अच्छा। उससे बहुत अच्छी नींद आती है। तीसरी चीज़ है, आप अपनी नाभि में और नाक में तेल डालिए, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। चौथी चीज़ है, आप हाथ पर सरसों का तेल और पानी लगाकर तलवों पर मालिश कीजिए, उससे नींद एनहांस होती है। और हॉट फुट बाथ नेचुरोपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है, जिसमें हम हल्के गर्म पानी में पैर रखते हैं 15 से 20 मिनट, उससे आपकी स्लीप इन्हांस होती है। ये तो आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। शायद आपको करने से पहले लगेगा यार ये क्या करेंगी, बट इट डज वंडर्स। क्योंकि घिया पैरों में घिसना, तेल तलवों पे या हाथों पे लगाना। अच्छा, जब हम छोटे होते थे, हमारे चाइल्डहुड में मुझे ध्यान है कि अगर रात को छोटे बच्चे को या किसी को दिक्कत हुई है तो अजवाइन जो है नाभि पे लगा देते थे, लहसुन लगाते थे नाभि पे, या बिल्कुल जो नवजात शिशु होता है उसकी छाती पे तेल और उसकी मालिश किया करते थे। हाँ जी। तो ये सभी हमारे नेचुरोपैथी के ही बिल्कुल थे। सब कुछ प्राकृतिक तरीका है, बट हमने क्या किया, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, नहीं ये तो नेचुरोपैथी है, ये आयुर्वेदा है, ये एलोपैथी है। हमें तो ठीक होना है,
पद्धति कोई भी लो, हमें ठीक होना है और हमें ऐसे ठीक होना है कि हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट ना आए। इसलिए पहली चीज प्रकृति की तरफ हम लौट चलें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे, आज के टाइम पे मुझे लगता है सबको लोग कहते हैं दादी नानी के नुस्खे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लोगों ने इसको ऐसे शुरू कर दिया कहना। हाँ, तो वो बिल्कुल हमारी नेचुरल चीजें थी जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी, लेकिन हमने बीच में छोड़ दी। हमने छोड़ दी। तो अगर बेहतर लाइफस्टाइल जीना है तो नेचुरोपैथी की तरफ अगर आप आते हैं तो एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको यहाँ से मिलने की गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगा ही मिलेगा। बस पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए और विश्वास चाहिए। देखो, विश्वास तो हर चीज में चाहिए, हाँ। हर चीज में चाहिए। बिना विश्वास के तो काम नहीं होता। जैसे हमने शुरुआत में कहा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सब प्रोसीजर क्या है? ये स्लो प्रोसीजर है। एलोपैथी क्या है? इमीडिएट रिएक्शन। आपको गुस्सा आया, एंगर सोल्यूशन है, आपने एकदम से किसी के ऊपर फट गए, इमीडिएट हुआ, उसके क्या पॉजिटिव होंगे क्या नेगेटिव होंगे वो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो एलोपैथी का भी वही सीन है, इमीडिएट तो आपको इफेक्ट दे रही है और बाद में क्या उसके लेके आएगी प्रॉन्स और क्या उसके गुड बेनिफिट्स होंगे वो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डूज एंड डोंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नेचुरोपैथी वो प्रोसीजर है जो स्लो स्लो चल के आपको एक सक्सेसफुल हाईएस्ट स्टेज पे खड़ा कर देगी ना। ये बहुत नाइस चीज है। क्या ऐसी भी कोई बीमारी है जो प्राकृतिक चिकित्सा अगर ली जाए तो उसमें नुकसान दे देती है? देखिए, जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत वीक पेशेंट्स हैं, जो अंडरवेट हैं, उन्हें हम प्राकृतिक चिकित्सा करने की बहुत ज़्यादा सलाह नहीं देते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें हम प्राकृतिक चिकित्सा करने की सलाह नहीं देते हैं। जो बहुत एजेड हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्हें भी हम प्राकृतिक चिकित्सा करने की सलाह नहीं देते हैं। बाकी किसी भी चीज़ में प्राकृतिक चिकित्सा नुकसान नहीं करती। और इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये है कि देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियां उम्र के साथ आती हैं। अगर वो उस उम्र में अगर किसी को कब्ज़ है, गैस है, प्राकृतिक चिकित्सा उसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो उम्र के साथ बीमारी आई उसे ठीक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम उन्हें ये कहते हैं कि हम उन्हें कुछ रेमेडीज बता देते हैं और हम कहते हैं इसे चलने दीजिए, ये ऐसे ही चलेगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उस दौरान हमारी कोशिश होती है कि हम शरीर को हाथ ना लगाएं, क्योंकि शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बच्चे पे कोई नुकसान ना आए, इसलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को कभी सलाह नहीं देते। 2 से 3 महीने तक वो प्राकृतिक चिकित्सा ले सकती हैं, शुरू के 2 महीने में, जिसमें हम उन्हें हमेशा ठंडा इलाज देते हैं। गर्म इलाज उनके लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं है। उसके बाद हम उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें शरीर में अगर कमज़ोरी है, कब्ज़ है, गैस है, वो अपने आप आएगी, क्योंकि बच्चे की जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उसकी वजह से। और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसको प्राकृतिक चिकित्सा करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि ऐसे केसेस में फिर हम एलोपैथी सपोर्ट करेंगे कि आप वो कीजिए। हाँ जी, ऐसे केसेस में एलोपैथिक रिकमेंडेशन है। बिल्कुल। और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें नींद के लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी, थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मैंने खान पान सबका खराब है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सबको रहता है, कुछ ऐसी टेक्निक कि उनकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो? देखो, कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रॉ फूड ज़्यादा खाएं, कच्चा आहार ज़्यादा खाएं। अगर आप सिर्फ पका हुआ खाते हैं सारा दिन तो आपको कॉन्स्टिपेशन हमेशा होगा। आपको ये फिक्स करना है कि आपने मॉर्निंग में, लंच में, डिनर में, मॉर्निंग में अगर आपने, मान लीजिए आपने पोहा खाया, तो आप उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल लो, नंबर 1, और साथ में चटनी ले लो। तो आपने जो पका हुआ खाया उसके साथ चटनी, कच्चा आहार हो गया। फिर आपने दोपहर में अगर रोटी सब्जी आप खा रहे हैं तो साथ में दही ले लो और सलाद ले लो। तो आपने पका हुआ खाया लेकिन साथ में कच्चा आहार हुआ। ऐसे ही डिनर में जब आपने खाया तो उसमें आप या तो सूप ऐड ऑन कर लीजिए और आप सलाद लीजिए। दूसरी चीज़ है, खाने को पिए, पानी को खाएं। जो इंसान बहुत ज़्यादा, जिसको कब्ज़ है, उसको हमेशा अपना भोजन पतला खाना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना। पतला खाना मतलब पतली सब्ज़ी, पतला दलिया, पतली खिचड़ी, पतला उपमा, दाल खाली। तो जब आप पतला 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 भोजन खाएंगे तो आपके शरीर से कब्ज़ अपने आप दूर होगी। जैसे अभी आजकल हुआ है कि मिलेट्स की तरफ ज़्यादा जोर है, वीट को कहते हैं कि क्योंकि ग्लूटेन है वो दिक्कत है, तो नेचुरोपैथी भी जो है वीट को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, देखिए, वीट के कोई भी खिलाफ नहीं है, एलोपैथी भी वीट के खिलाफ नहीं है। वीट को इसीलिए कम
करा जा रहा है आजकल, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हमारे देश में वीट बहुत ज़्यादा खाया जाने लगा कि सुबह भी रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं, दोपहर में भी रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं, रात में भी रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं। गेहूं भी एक तरह का सीरियल ही है, मिलेट ही है, पर गेहूं, ये इतनी सारी चर्चाएं इसलिए होती हैं कि हम गेहूं को अपनी डाइट में कम कर दें। बंद हम नहीं करेंगे कभी भी, हम उसको कम कर दें। मिलेट भी भोजन है, सूजी भी भोजन है, राई कुछ भी और खाएंगे, सब कुछ भोजन है। हमें सिर्फ ये करना है कि हम एक तरह का प्लेन फूड ना खा के अलग अलग तरह का फूड अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें। गेहूं खाने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, अपनी डाइट का 90% हिस्सा गेहूं को बना लिया। इसीलिए हम गेहूं को कम से कम करते जा रहे हैं अब, क्योंकि अगर आप 90%, अगर आप मिलेट्स की भी बात करें, अगर आप 90% मिलेट्स ही खाती रहेंगे तो भी आपको बीमारी आएगी। अगर आप 90% कुछ भी डाइट में रखेंगे तो भी आपको तकलीफ आएगी। आपको हमेशा एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। इसलिए बैलेंस्ड डाइट क्लास 5 से पढ़ाई जाती है स्कूल में, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे आजकल हाई प्रोटीन डाइट का बहुत चलन है, नेचुरोपैथी कितना सपोर्ट देती है इसे? देखो, हाई प्रोटीन डाइट तो ना जो लोग जिमिंग करते हैं उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया है। हमें ना किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आप एक बेसिक लॉजिक फॉलो कीजिए। साइंस क्या है कि बॉडी में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा खाना है, 50 to 55% साइंटिफिकली भी। प्रोटीन हमें उससे कम खाना है और फैट उससे थोड़ा सा कम खाना है। ये तीनों चीज़ें हमारी बराबर होनी चाहिए डाइट में। तो जो हाई प्रोटीन डाइट, जिम वालों ने क्या किया, जितने भी जिम होल्डर्स थे उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट को प्रमोट किया, क्योंकि जब आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो आप वर्कआउट ज़्यादा करेंगे। हाई प्रोटीन डाइट का फंडामेंटली यही है कि उस प्रोटीन को पचाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिमिंग करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट श्योर कि वो, मैं शायद मुझे इस मंच पे नहीं कहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो है, लेकिन अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपकी किडनीज पर लोड ज़्यादा आएगा और अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को रूइन करेंगे। तो हर चीज़ को, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर हम बैलेंस करके नहीं लेंगे तो बॉडी में नुकसान होगा ही होगा। यानी कि जैसे आजकल लोग कार्ब्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, तो हमें कार्ब्स अवॉइड नहीं करने, राइट प्रोपोर्शन में लेने हैं हमेशा। आपने राइट प्रोपोर्शन ये बताया कि 50% कार्ब्स, हाँ, और 30 to 35% प्रोटीन और 30 to 35% फैट, और बाकी जो मिनरल्स और प्रोटीन है वो हमें हमारे नट्स से और इन चीज़ों से मिल जाते हैं। हाँ जी। तो ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को ये भी नॉलेज नहीं है कि कार्ब्स किस किस चीज़ में है। ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है चीज़ों का। तो यहाँ पे एक सही एजुकेशन या सही प्लेटफॉर्म पे जाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आपको क्या बिल्कुल मिनरल्स दे रही है। तो आपने जिस टाइम भी ये डॉक्टरेट की हम बात करते हैं, किसी भी तरह की डॉक्टरी होगी, चाहे नेचुरोपैथी, एलोपैथी और होम्योपैथी होती है, इसके अलावा मुझे शायद पता नहीं है बहुत सारे फील्ड्स हैं। हाँ, बहुत सारी हैं। तो यहाँ से भी इसकी रूट जो स्टडी होती है वही पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ जी। तो जिस टाइम उसके बाद आप सेग्रीगेट किया जाता है, जैसे कोई होता है कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई बिल्कुल किडनी स्पेशलिस्ट है, तो उसके बाद आप रूट अपनी लाइन चूज करते हैं कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं। हाँ जी, ये होता है। लेकिन कोई भी डॉक्टर किसी भी फील्ड का, उसको हमेशा बेसिक तो पता ही होता है डाइट का। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई कार्डियो है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, कोई नेचुरोपैथ है, सबको एक डॉक्टरी का बेस सबको पता होगा कि मेडिकल लाइन किस बेस पर चलती है। सबको इस चीज़ की नॉलेज होती है। तो अगर आप एक कार्डियो डॉक्टर से भी पूछेंगे कि मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, वो भी आपको कभी ये नहीं कहेगा कि सिर्फ प्रोटीन डाइट पे रहिए। वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दीजिए, लेकिन वो आपको सिर्फ प्रोटीन डाइट पे रहने की सलाह नहीं देंगे। हाँ जी। वो वर्कआउट बेस्ड है। हाँ जी। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप लीजिए प्रोटीन डाइट, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको बैलेंस ही लेना है। बैलेंस लेना हमेशा बैलेंस। अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हैं तो भी शरीर में डाइट तो हमेशा बैलेंस्ड ही चाहिए। क्या इस चिकित्सा के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का सिर्फ ये है कि जब भी आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो ये है कि दबे हुए रोग बाहर आते हैं और पैथीज में रोग दब जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपको 10 साल पहले भी कोई स्किन डिजीज़ था जो आपने दवाइयाँ खा खा के दबा दिया
और वो आपको कभी हल्का 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 आ जाता है तो एक बार वो बाहर आएगा और हम उसको खत्म कर देंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का यही सिद्धांत है। यही मैंने होम्योपैथिक का सुना कि पहले बीमारी बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं। मतलब प्राकृतिक चिकित्सा में हम बढ़ाते भी नहीं है, प्रकृति अपने आप काम करती है। जो भी हम इलाज देंगे प्रकृति अपने आप काम करती है। बहुत सारे लोग दूसरे तीसरे दिन से ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं, बट कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है शायद 10 साल पहले कोई तकलीफ थी वो फिर से बाहर आई है। प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे अभी तक आपने बताया कि हम मेन वर्क क्या होता है हमारे फूड पे होता है, तो साथ में कुछ मेडिसिन भी चलती हैं इसमें, ऐसी कुछ होती है प्राकृतिक? देखो प्राकृतिक चिकित्सा की मेडिसिन तो जीरा, आंवला, त्रिफला, अजवाइन, अश्वगंधा, यही मेडिसिन है, यही दवाइयाँ हैं। प्राकृतिक औषधियाँ ही यही हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में यही दवाइयाँ चलती हैं, कोई और दवाई नहीं है जो प्राकृतिक चिकित्सक देगा। आपके हिसाब से क्या डॉक्टर्स भी नेचुरोपैथी को एक वैकल्पिक उपचार पद्धति मानते हैं, ऑप्शनल पद्धति माना जाता है इसे? एलोपैथी डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर्स हो, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा सबको पता है कि वो आपके रोग को बचाएगी, आपको रोग से बचाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो शायद हमारे देश में ये ज़रूरत है कि डॉक्टर्स को एक एकता में आने की ज़रूरत है कि आपको ये पद्धति किसी भी बीमारी से बचाएगी तो आपको वहाँ जाने से रोकना नहीं चाहिए। तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कह देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा नहीं करनी। हमारे पास पेशेंट आके हमें ही बताते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स कह देते हैं होम्योपैथी नहीं करनी, हम मना करते हैं एलोपैथी में, जहाँ नहीं जाना हम भी मना कर देते हैं। लेकिन हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि क्यों वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बिजनेस नहीं है, हम एक सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। तो हमें ये होना चाहिए कि हमारा पेशेंट ठीक हो और उसका कोई नुकसान ना हो, हमें उसको वो दिशा दिखानी चाहिए। अब इसमें कोई भी डॉक्टर है, चाहे कोई भी नागरिक है, या हमारी वो है। इतने टाइम से इसमें नेचुरोपैथी में आप हैं, तो आपने देखा है कि अभी कितने % लोग नेचुरोपैथी पे ट्रस्ट करते हैं, आए हैं पास्ट में, या इसका नेचुरोपैथी का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? देखिए, पहले जब आज से 16-17 साल पहले जब मैंने नेचुरोपैथी में कदम रखा था, तो नेचुरोपैथी में तो भी बहुत लोग थे, पर कहीं ना कहीं शायद लोगों के मन में ये था कि पुराने जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो वो नेचुरोपैथी में जाते हैं। तो जब मैंने कदम रखा तो मुझे बड़े अवार्ड्स मिलते थे कि यंगेस्ट नेचुरोपैथ, क्योंकि जब लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं और नेचुरोपैथी करते हैं तो लोगों को बहुत सराहा जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 16-17 ईयर्स मैंने देखा है कि कोरोना स्पेशली जब आया तो लोगों को ऐसा लगा कि जो लोग बहुत बीमार थे और उन्हें दवा नहीं मिल पाई, वो अपने आप ही घर में हील हो गए, चाहे वो अपने आप को कमरे में बंद करके हील हो गए या सिर्फ काढ़े पीकर हील हो गए। तो लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ गया है कि प्रकृति, पहली चीज़ है प्रकृति खुद ही एक हीलर है। अगर प्रकृति ना मिले तो प्रकृति में जो जड़ी बूटियाँ हैं वो हीलर हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा कोविड के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की। एक बहुत अच्छी जो खबर है वो ये है कि आयुष्मान भारत में प्राकृतिक चिकित्सा भी मेडिक्लेम में है। तो लोगों को जब लोगों ने देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा का भी मेडिक्लेम मिलता है तो लोग बहुत ज़्यादा नेचुरोपैथी करते हैं कि उनको बिल वापस मिल जाते हैं, रीइंबर्स हो जाते हैं। तो लोगों को भी विश्वास होता है कि ज़रूर इसमें कुछ है, जो सरकार ने इसे राष्ट्रीय लेवल पर भी इसको रखा है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग प्राकृतिक चिकित्सा शौक के लिए भी कराते हैं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करा लेते हैं। ये आपने मुझे जो बात बताई मुझे भी नहीं मालूम था कि नेचुरोपैथी का भी रिम्बर्समेंट मिलता है। बिल्कुल मिलता है, ये न्यू बात थी बिल्कुल मेरे लिए, क्योंकि हमने जब से देखा है सिर्फ मेडिक्लेम्स जो है एलोपैथी में। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही विजन इतना बड़ा है, जब से मोदी जी ने अपनी सीट संभाली है तो उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को आयुष्मान भारत में उसकी एक जगह है। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में जो है नेचुरोपैथी जो है एक अच्छे लेवल पे दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है और प्राकृतिक चिकित्सा को एक बहुत ही अच्छा लेवल मिलेगा। प्राकृतिक चिकित्सा और योग जो है वो बिल्कुल साथ ही साथ हैं। तो यदि आप हमारे पोर्टल्स पे कहीं भी देखोगे तो वो योग लिखते हैं उसको, क्योंकि योग का मतलब, जैसे मैंने कहा, योग का मतलब एक चीज़ नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही योग है। तो इसी में प्राकृतिक चिकित्सा आती है, इसलिए एक नाम सिर्फ योग दे दिया गया है। तो मतलब कि अल्टीमेटली हर बीमारी का इलाज जो है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर है। पहली सीढ़ी प्राकृतिक चिकित्सा है।
आपने अगर प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छे से की, आपका शरीर फिर भी नहीं रिकवर हो पाया, तो हमें ज़रूर एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए, लेकिन पहली सीढ़ी प्राकृतिक चिकित्सा है। नेचुरोपैथी को लेके जितने भी आप कहो कि कुछ भ्रमित बातें थी वो बहुत अच्छे से आपने क्लियर की। मैंने खुद नेचुरोपैथी को अडेप्ट किया और मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिले, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे वही एक पॉइंट था, क्योंकि मैंने खुद इसके साथ माध्यम से बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज पाया, तो इसलिए ये था कि आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। मैं ये चाहती थी कि लोगों तक भी ये अवेयरनेस पहुंचे कि नेचुरोपैथी के माध्यम से आप अपने जीवन के में एक अपने आप को स्वस्थ रहने का तरीका यहाँ से आपको मिल सकता है। थैंक यू मैम, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत। चलिए, आपके लिए आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।